आपल्याकडे जे आता नेक्स्ट वक्ता आले आहे डॉक्टर जया निरंजनी सूर्या. थोडासा त्यांचा ब्रीफ मी सांगते. मराठीत बोलू या मैडम इस टाइम पे अभी प्रिंसिपल साइंटिस्ट आणि इथे हाँ यहाँ पे एज ए हेड है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च NBSS एंड लैंड यूज प्लानिंग. यहाँ पर हेड करके अभी काम कर रहे हैं. इनका एजुकेशन में बताऊंगी, इन्होंने MSc एंड PhD भी करा है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में और 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है. और इनको जो अवार्ड्स मिले हैं, रिकग्निशन एंड अवार्ड्स, उसके बारे में मैं ज्वाइंड एज द फर्स्ट वुमन पेडोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, recipient of many awards and recognition including Outstanding Scientist Award, Best Outstanding Reviver Award, published nearly 150 research articles including research papers, bulletins, popular articles and books, etc. Recently got recognized as a project leader for NITI Aayog sponsored soil health card review program, Bundelkhand region development project and Leh Ladakh region degradation assessment and land use planning. Socially activities, development of farmer families, ये मराठी में है, ज्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या केली आहे त्यांच्या कुटुंबांना मदत. जो फार्मर्स जो है जिन्होंने सुसाइड करा है, उनकी फैमिली को जो हेल्प करी है, उनके लिए काफ़ी उन्होंने मदद करी है. अम्बेडकरी यूनियनमध्ये सहभाग, जो अम्बेडकरी यूनियन्स है उसमें भी उन्होंने काफ़ी उनका सहभाग रहा है. इसके अलावा वो रमाई ग्रुप में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है और SC/ST जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी उन्होंने हेल्प करी है. साइट सेवर ऑर्गेनाइजेशन कुछ जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको भी, उनके लिए भी ये इनका काफ़ी काम रहा है. आई डोनेशन और इस तरीके से जो भी उसके लिए लोगों को मोटिवेट करना है, इसके लिए इन्होंने काम करा हुआ है. और जो हमारी समाज में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनती जो बच्चे हैं, उनके लिए भी वो काम करने की इच्छा रखती है. ये इनका पूरा इंट्रोडक्शन है. धन्यवाद. आगे इनका अभी हम खुद ही उनसे सुनेंगे कि वो क्या करना चाहती है महिलाओं के लिए. ये हम आगे सुनेंगे. धन्यवाद. सर्वप्रथम मेरे आदरणीय वक्ता और सभागृह में सभी उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों को बहुत बहुत जय भीम. आज हम बाबा साहब की 131वीं जयंती पे मुझे यहाँ बैठने का और जो आपने बुलाया उसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. मैं आज मुझे जब यहाँ बुलाया गया तब मुझे बोला गया कि आप एक महिला वक्ता के तौर पर आ रही हो, तो मुझे आज इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं आप ही की कम्युनिटी की एक लेडी हूँ. मैडम ने जो मेरा बताया तो मैं और थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहती हूँ कि मैं भी, जैसे सभी सर ने कहा, सभी सर का जो भी बोला वो एकदम मेस्मराइजिंग था. उनके जो कंसेप्ट है और ये जो है वो एकदम अलग है. हम हमेशा बाबा साहब की बात करते हैं, पर उन्होंने जो बोला वो एकदम सराहनीय है और मेस्मराइजिंग है. क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं कोई ऐसे वक्ता नहीं हूँ. आपके समाज की एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं मतलब व्याख्याता नहीं हूँ. मैं आज आपको एक ऐसा प्लेजेंट सा एक भाषण नहीं दे सकती हूँ, पर मैं अपने जो एक्सपीरियंस है और जो एक समाज की लेडी ने जो मैंने कार्य किए हैं और जो एक महिला होने के नाते मैंने जो महसूस किया है उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी. एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट होने के नाते सभी सर ने कहा कि एक कलाकार भी एक वैज्ञानिक होता है और मैं आज एक
देखो हमारे बाबा साहब की देन है कि उनके थॉट्स और आज एक वैज्ञानिक और एक कलाकार एक ही मंच पर उपस्थित है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वैज्ञानिक मतलब शिक्षा का कितना महत्व है, इससे ये होता है। और उसी बाबा साहब को मैं शत शत प्रणाम कर रही हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और आज हम इस समाज में बहुत अच्छी तरीके से आगे जा रहे हैं। आज मुझे टॉपिक दिया है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पे मुझे इतना कूट के मेरे ऊपर वो सशक्तिकरण भरा है कि मैं बोल नहीं सकती। मैं बताते वक्त कम पढ़ सकती हूँ, पर मुझे मेरे 25 साल के सर्विस में मुझे इतने अनुभव आए और मैंने उन बातों को बहुत अच्छी तरह से देखा है। आज हमारे सभागृह पे भी मैंने देखा है कि उतनी ही महिलाएं हैं जितनी पुरुष है। तो ये भी एक हमारे समाज की शिक्षा का, बाबा साहब के थॉट्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसी के साथ मैं अपने माता पिता को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बाबा साहब के जो संकल्प थे उसको अनुसरण करते हुए मुझे भी एक इतना मौका दिया कि कभी उन्होंने मुझे बोला नहीं। 12 साल मुझे हॉस्टल में रखा, सारे रिसोर्सेज दिए, कंस्टेंट थे सभी के। हम अपने एकदम आर्थिक परिस्थिति में हम बहुत ऐसे संपन्न परिवार से नहीं थे, फिर भी उन्होंने कभी नहीं बोला पढ़ो, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक हम आपकी शादी नहीं करेंगे, आपको विदेश जाना है विदेश जाइए। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वो मौका दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारे समाज के प्रति हमारे बाबा साहब के आदर्शों का भी एक संकेत देता है। दूसरी बात, मैं आज आपको बाबा साहब के वो जो महिला के सशक्तिकरण के प्रयासों को सेंसिटाइज करना चाहूँगी कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया। बाबा साहब की तरफ हम सब यही देखते हैं कि दलितों के मसीहा, पर कभी ये नहीं बोला जाता कि वो ऐसे एक पुरुष हो चुके हैं जिन्होंने एक में मुझे तो ऐसे नेता लगते हैं जिन्होंने महिलाओं के उद्धारीकरण कार्य किया। उन्होंने जुलाई 1927 में एक ऐसा ग्रुप और एक ऐसी संगोष्ठी की आयोजन किया था जिसमें 3000 महिलाएं एक जगह पे जमा हुई थी और एक ऐसे ग्रुप की स्थापना मुंबई में की थी जिसकी अध्यक्षा हमारी रमाबाई थी। आप सोच ही नहीं सकते, आज हम 3000 महिला एकत्रित लाने में हमें प्रयास करने पड़ते हैं, और उस ज़माने में 1927 में एक संगोष्ठी का आयोजन करना और उस समय की जो प्रॉब्लम थी कि महिलाओं ने पढ़ाई के शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, जल्दी ज़्यादा बच्चे मतलब जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, इस तरह के विचार उस टाइम उस टाइम जो सुटेबल थे उसका संकेत दिया और महिला के सशक्तिकरण के लिए प्रयास बढ़ाए। मैंने कितने मतलब सोचा कि 1927 से जो कार्य किए बाबा साहब के एक पिताजी के एक मित्र को उन्होंने अमेरिका से एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारे समाज की महिलाओं के लिए को आगे बढ़ाना ही हमारे देश की, भारत की तरक्की का एकमात्र साधन है। तीसरी चीज़ उन्होंने एक इतना अच्छा बोला कि एक समाज के महिलाओं का जो एक ये है संपन्नता या उनकी आत्मनिर्भरता वो ही दर्शाती है कि वो समाज कितना संपन्न है। इससे ज़्यादा हम वो ये जो संदेश है, इससे ज़्यादा हम महिलाओं के बारे में बाबा साहब के क्या विचार हो सकते ये हम बता ही नहीं सकते। इतना अच्छा प्रयास उन्होंने किया, समय समय पे करते रहे। उन्होंने हिंदू कोड बोल के, जैसे सभी सर ने भी उसका जिक्र किया है, पर उनको उसमें इतना संघर्ष करना पड़ा कि उनके विचारों को माना ही नहीं गया। उसमें महिलाओं के अधिकार थे, उनको ये थे, पर उन्होंने उसमें नहीं माना गया, इसलिए उन्होंने 1952 में अपने पद का त्याग दिया। तो पद का त्याग देना एक मंत्री होते हुए पद का त्याग देना एक कितना महान मतलब एक क्या कहते हैं एक समाज के प्रति या हमारी सोसाइटी के प्रति एक कितना अच्छा संदेश देता है कि उन्होंने किसी पोस्ट की लालच नहीं थी। उसके बाद वो इस तरह से करते रहे। बाबा साहब ने जो हमारे लिए कार्य किए हैं महिला उद्धार के लिए, उसमें सबसे बड़ा एक योगदान है हमारे लिए मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव का प्राविधान उन्होंने 1948 से शुरू किया, 37 से शुरू किया, 19 जुलाई 37 से, और 48 तक वो उसके लिए ये करते रहे और वो उस टाइम सफल हुआ, वो एक्ट हुआ। डेवलप्ड कंट्री ने भी उसको नहीं माना। 1988, 1992 में जाके अमेरिका ने उसको एक अलग रूल में ढाल के उसको ये किया, पर हम भारत में कितने पहले से उसको लिया। दूसरा एक अधिकार उन्होंने दिया लेडीज़ को मताधिकार का,
कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे मनुवादी संस्कृति में वो ये नहीं था। सब महिलाओं को दबा के रखना और उनके तरफ देखने का वो एक, मैं इस मंच पे ये नहीं बताना चाहती कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, पर हमारे जो ओहदा था लेडीज़ का वो बहुत ही एक मतलब नीचे स्तर पे था। बाबा साहब ने इतना अच्छा हम लोगों को लेडीज़ को एक ओहदा दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये बताने का मौका दिया कि आप भी बराबरी में हो, शिक्षा के तरफ बढ़ो। सबसे अच्छा 10 नवंबर 98 में बाबा साहब ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असिस्टेंट में महिलाओं की समस्या में जोरदार उठाया और 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बिल बाबा साहब ने लाया। उसके बाद बाबा साहब के डेवलपमेंट का कार्य तो हमेशा महिलाओं के प्रति चलता रहा है। लैंगिक समानता के लिए उन्होंने प्रयास किया। आर्टिकल 14 और 16 जो हमारे संविधान का है उसमें इतना महिलाओं की जागरूकता के प्रति, समाज में समानता लाने के प्रति, समान अधिकार दिलाने के प्रति इतने अच्छे अनुच्छेद उन्होंने उसमें 14 और 16 में दिए हैं कि महिलाओं को किसी भी महिलाओं को महिला होने की वजह से उनको किसी भी अवसर से वंचित ना रहा जाए और उनके लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। इस तरह के कल्याण के प्रस्ताव बाबा साहब ने आर्टिकल 14 to 16 में संविधान में खरीद फरोख्त की, उस पर रोकथाम डाले, तलाक का अधिकार दिया। नहीं तो पहले हमारे समाज में ये था कि पुरुषों को ही तलाक का अधिकार था, पर वो महिलाओं को भी दिया, मताधिकार का अधिकार दिया, वोटिंग के राइट्स हमें दिए, जिसके कारण आज 18 साल की एक महिला भी अपने उत्तराधिकार। हिंदू कोड बिल के जरिए बाबा साहब ने महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। हिंदुओं की बहु विवाह अनेक मैरिज तो उसको छोड़ के एक मैरिज के राइट्स में महिलाओं को एकत्रित कर एक अपने हिसाब से कार्य करने का अवसर दिया। ये सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात है, जिसके कारण आज कई क्षेत्र में महिलाएं बहुत अपना तरक्की का काम करके अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। हमारे समाज की महिलाओं के बारे में भी आर्थिक तरक्की, उन्नति, परिवार की बराबरी का स्थान देने का प्रयास कर रही है। ये हमारे बाबा साहब की ही देन है। और बाबा साहब ने 1928 में बॉम्बे के एक महिला कल्याण, मैं कुछ महीने पहले मुंबई में गई थी, मुझे मतलब बहुत ही अच्छा एक अवसर मिला था। बाबा साहब के घर में जाने का अवसर मिलता है हमें, तो हाँ, राजगृह में मैंने उनकी वो सारी लाइब्रेरी वगैरह देखी है। तो एक ऐसे मतलब वहाँ जा पर उनके लिए उनमें जो जज्बा है वो आज हमें जागरूक करना है हमारे संविधान के अधिकारों के कारण। और वही बात मैं ये करना चाहती हूँ, हमारे समाज में महिलाओं की तरक्की हुई है, पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं एक योजना के संबंध में मुझे अब मैं हेड करके काम करती हूँ, तो मुझे आधे इंडिया की जवाबदारी लैंड यूज़ प्लानिंग की दी है। मैं कई स्तर पे जाके अपनी योजना जो लैंड यूज़ प्लानिंग के जो योजना है उसमें जो प्लानिंग के कार्य में जो तो उसमें भी देखा जाता है कि बहुत सारे जगह पे मेन डोमिनेटेड है। तो मेन डोमिनेटेड है, कार्यालय में भी थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो हमारी महिलाओं ने आगे आना है, शिक्षित होना है। हर एक नारी ने, बाबा साहब ने कहा था कि बहुत पहले कहा था कि एक नारी घर की शिक्षित होती है तो पूरे समाज को शिक्षित करती है, परिवार को शिक्षित। ये कहना चाहती कि आप माँ हो, एक माँ अपने बच्चों को, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित कर सकती है और बहुत अच्छे ये कर सकती है। इसीलिए हमने अपने समाज की प्रत्येक महिला, लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड को, सबको सुरक्षित करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना बोलने वाला विषय है। किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से हमने करना चाहिए और कितना प्रयास करना चाहिए, पर हम जागरूक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें जागरूकता की ज़रूरत है। अच्छे लोगों के, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर आने की ज़रूरत है और हम सब मिलके कंधे से कंधे मिला के एक सुदृढ़ और महिला सशक्त के साथ साथ सुदृढ़ समाज बनाने की ज़रूरत है। और एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं को मैं यहाँ आने के लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ तक आए, अपने समाज के प्रति ये दिया। और बोलती हूँ कि आगे बढ़िए, हम सब एक हैं और हम सब ने हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। जय भीम, जय भीम।
जय भीम। और सभी को मुझे इस मंत्र पे ये स्थान दिया, बुलाया, उसके लिए मैं पूरे ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर और मेरे पूरे समाज को शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जया मैडम का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर जया सूर्या मैडम पूरे इंडिया की पहली सॉइल के बारे में जानकारी देने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। इसके लिए पहले जोरदार पहली महिला वैज्ञानिक आज आपके इस मंच पर आपको संबोधन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है। ये हमारा अहोभाग्य है। और मैडम, आपने कहा था कि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइडेंस किया है। सभी सर को सुनकर अपने आने वाले नाती पोती, अब हमारे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, मेरा एक बेटा जरूर कलाकार है, आर्टिस्ट नहीं है लेकिन सिंगर म्यूजिशियन है। तो मैंने एक डिफरेंट फील्ड में अपने बेटे को डाला है। तो ऐसे ही आप भी पैसे कमाने का जरिया तो बहुत हो सकता है, लेकिन सर ने जैसे बताए कि हमारे अंदर जो सौंदर्य है, जो कला है, उसको हमें बाहर लाना है और उस कला के माध्यम से पूरे देश और विदेश में हमें चमकना है, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, क्योंकि हम बुद्धिस्ट है, केवल और केवल मानव और बुद्धिस्ट मानव। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जय भीम। जय भीम। माननीय मिस्टर रितेश पाटिल जी, अपना स्थान ग्रहण करें। अधिकांश लोग यहाँ नागपुर से है। नागपुर से ही रितेश ने अपनी पढ़ाई आरंभ की और वहीं से उन्होंने LLB की डिग्री की, उसके बाद LLM किया और अभी PhD में इनरोल्ड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। और ये हमारे समाज और लॉ कैसा दोनों इंटरलिंक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमें। मैं रितेश पाटिल से गुजारिश करूँगा कि वो सबको संबोधन करें। धन्यवाद। करने वाले तथागत गौतम बुद्ध की क्रांति को, प्राचीन भारत में बुद्ध ने इस क्रांति को शुरुआत की और आधुनिक भारत में उसी क्रांति को फिर से जगाया। और क्रांति की ज्योत जिसने जलाई से महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज, इस देश के संविधान निर्माता, जिनकी 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में शो को मैं अभिवादन करता हूं और आप सभी को जय भीम। वैसे ही बाबा साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई। आज ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर एसोसिएशन वेलफेयर सेंटर, इस संस्था के अंतर्गत संस्था ने इस कार्यक्रम की, इस संस्था के अध्यक्ष आंबोरे मैडम, सेक्रेटरी जी लोखंडे जी, हमारे शरद शिंगाड़े सर, एडवोकेट अलोने जी, शेखर अलोने जी, जिन्होंने मुझे इस संस्था से इंट्रोड्यूस करवाया, और सभी कार्यकारी सदस्य और उपस्थित सभी को जय भीम।
मंच पर मुझसे कई ज़्यादा उम्र में और तजुर्बे में सीनियर वक्ता मौजूद हैं। उनके सामने मैं मेरी बात रखने की ज़रूरत करूँगा। मुझे आज के इस अवसर पर संविधान में अधिकार मिले हैं उस पर जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया था, यह विषय मुझे दिया गया था। बट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गोज़ हैंड टू हैंड। तो मैं अधिकारों के साथ थोड़ी जिम्मेदारी की भी बात आपके सामने रखना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि बाबा साहब ने जो बात हमें कही मैं वही बात आप तक पहुँचाऊँ, और मैं जो कुछ भी आज यहाँ कह रहा हूँ वह मैं मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूँ। तो जो मैंने पढ़ा है, जो महापुरुषों ने हमें बताया है, वही बात मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब हम संविधान की बात करते हैं कि भारत का संविधान इस विश्व का बेहतरीन संविधान है, सबसे बढ़िया संविधान है, तो इस संविधान के बारे में क्यों ये बेहतरीन है और किस तरह से हमें इस संविधान ने गुलामी से बाहर निकाला है, यह जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे दिए गए समय में ही मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। कविवर्य युवराज भांगे जी हैं नागपुर में, मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हुआ, वो हमें ये कहानी सुनाते हैं, मैं वही कहानी आपको सुनाता हूँ। साथियों, एक बार एक चिड़िया, नागपुर में हम चिमनी कहते हैं, वो तार पे इलेक्ट्रिक पोल पे बैठी रहती है और हमेशा की तरह च्यू च्यू। तो वहाँ से एक पंडित जाता है, पंडित गुजर रहा होता है और पंडित उस चिड़िया की आवाज़ को सुनता है। तो पंडित को सुनाई देता है, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। पंडित काफ़ी खुश हो जाता है कि देखो भाई, इंसान तो इंसान, ये चिड़िया भी हमारे भगवान का नाम ले रही है। और वो फूले नहीं समा पाता और वो देखता है कि कब कोई आता है और मैं उसको बताता हूँ कि चिड़िया हमारे भगवान का नाम ले रही है। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर दूसरा एक व्यक्ति जाता है जो कि मौलाना जी होते हैं, वो मस्जिद से निकलते हैं, वो मौलाना जी वहाँ से गुजरते, उन मौलाना जी को रुकाते हैं कि मौलाना जी यहाँ आइए, देखिए ये चिड़िया हमारे भगवान का नाम ले रही है, यह कह रही है राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। मौलाना जी कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये चिड़िया भगवान का नाम ले रही है, मैं भी तो सुनूं। और फिर मौलाना जी भी वही बात सुनते हैं चिड़िया की, चिड़िया क्या कह रही है। अब चिड़िया तो चिड़िया, चू चू के अलावा और क्या कहेगी। तो मौलाना जी चिड़िया की आवाज़ सुनते हैं और फिर कहते हैं, पंडित जी आप पागल हो गए हो, ये चिड़िया राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ नहीं कर रही है, ये तो कह रही है अल्लाह मियाँ हजरत, अल्लाह मियाँ हजरत, अल्लाह मियाँ हजरत। अब साथियों, जब दो लोग आ गए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं तो वो झगड़ा वहाँ शुरू हो गया दो में। अब दो का झगड़ा सॉल्व करने के लिए तीसरा व्यक्ति भी तो चाहिए, तो वह राह देखते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो भैया हम करते हैं। तो उसने में ही वहाँ से एक सब्जी वाला गुजरता है और उस सब्जी वाले को बुलाते हैं कि भैया देखो, पंडित जी कह रहे हैं ये चिड़िया कह रही है राम सिया दशरथ, मौलाना जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है अल्लाह मियाँ हजरत, तो आप सुनिए कि चिड़िया क्या कह रही है और आप हमें बताइए कि सच क्या है। तो वो सब्जी वाला भी उनकी बात सुनता है। ठीक है, मैं आप दोनों की कौन सच है ये जानने से पहले मैं मतलब जान लेता हूँ, सुन लेता हूँ कि चिड़िया आखिर कह क्या रही है। वो सब्जी वाला भी बात सुनता है चिड़िया की वो क्या कह रही है। वो सुनने के बाद कहता है, पंडित जी आप भी पागल हो गए हो, मौलाना जी आप भी पागल हो गए हो। वो चिड़िया ना कह रही है राम सिया दशरथ, ना कह रही है अल्लाह मियाँ हजरत, वो तो कह रही है हड़द लहसुन अदरक, हड़द लहसुन अदरक, हड़द लहसुन अदरक। तो साथियों क्या हो गया, अभी दो का झगड़ा तीन में बदल गया। दो का झगड़ा सुनता है और फिर कहता है कि आप तीनों के तीनों पागल हो गए हो। वो चिड़िया ना कह रही है राम सिया दशरथ, ना कह रही है अल्लाह मियाँ हजरत और ना ही कह रही है हड़द लहसुन अदरक, वो तो कह रही है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तो साथियों यह देखिए, चिड़िया सिर्फ चू चू कर रही थी। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश की जाति व्यवस्था पूरे विश्व की सबसे बड़ी गुलामी है।
जो कि ये मानसिक गुलामी है। तो इस तरह से इस देश में झगड़े हुए और हम गुलाम रहे, उसका कारण यह है कि लोगों की सोच इस तरह से बन गई कि हर कोई अपने धर्म के नाम से जो भी उसका धर्म होगा, जो भी उसका कर्म होगा, उसके अनुसार वो चीज़ों को विचार पे झगड़ा चला गया। अब पांचवा व्यक्ति आता है, वह अच्छा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होता है, और वह समझता है कि आखिर समस्या क्या है, इन चारों की समस्या क्या है। उसने भी चिड़िया की आवाज़ सुनी, चिड़िया चू 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 ही कर रही थी, चिड़िया दूसरा और कुछ नहीं कह रही थी। उस साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति ने पकड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक पत्थर उठाया और चिड़िया के बाजू में फेंक मारा और चिड़िया वहाँ से उड़ गई। साथियों, सिर्फ चिड़िया ही वहाँ से नहीं उड़ी, के नाम पे लोग झगड़ रहे थे, वो झगड़ा भी खत्म कर दिया। और ऐसा ही काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाकर किया है। इस देश का संविधान ऐसा एक संविधान बनाया है जो संविधान किसी भी धर्म को अपने धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता है। एक समान है। 21-22 मार्च 1920 की बात है। शाहू महाराज ने कहा था मानगांव परिषद में बहिष्कृतों को ऐसे ही ऑडियंस को बताते हुए कि बाबा साहब को जब उन्होंने प्रमोट किया था तो बहिष्कृतों को कहा था कि मैं आज बड़ा खुश हूँ कि आपने अपना सच्चा नेता चुन लिया है, और ये मेरी मनोदेवता कहती है मुझसे कि अंबेडकर इस देश के अग्रणी नेताओं में से एक बनेंगे। 1920 की बात थी। बाबा साहब उस समय 29 ईयर्स के थे। बाबा साहब ने वह बात प्रूव करके दिखाई। और इस देश के बेहतरीन नेताओं में से सबसे वन देश के नहीं तो पूरे विश्व के नेता जो है वो बनकर आए, उभरे थे। और बाबा साहब ने हमें इस देश में यह संविधान दिया है। इस संविधान में हमें अधिकार दिए हैं। संविधान में अधिकार जो दिए गए हैं वो पार्ट 3 में दिए गए हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। उस पार्ट्स में, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पूरे आर्टिकल्स हैं। जब बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा था तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमें 7 राइट्स दिए थे। 7 फंडामेंटल राइट्स वर देयर। पहला, राइट टू इक्वालिटी। सेकंड, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद में प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद में रिलीजियस राइट्स थे हमारे। उसके बाद में एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। उसके बाद में प्रॉपर्टी के राइट्स। उसके बाद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स जो है हमें इस संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने दिए थे। और यह राइट इस देश के नागरिकों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वली देने की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हम सब ने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. तो इस देश के नागरिकों को संविधान गारंटी देता है कि उनको समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय जो है वो प्रदान किया जाएगा। गारंटीड है, और वो इस फंडामेंटल राइट्स के अंडर में गारंटीड है। तो मुझे स्पेशली राइट्स के बारे में यहाँ पे बताने के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं एकदम शॉर्ट में सारे राइट्स आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के आप किसी भी कोने में जाए आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी और कानून आपकी रक्षा करेगा हर समय। और हर कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो या टॉप पोजीशन पे हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो, सभी एक है। उसके बाद में आर्टिकल 15 में
डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया है, जिसपे आपके साथ में धर्म, लिंग, जाति, वर्ण इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही में हमें जो एजुकेशन में हमें रिजर्वेशन मिलता है तो वो आर्टिकल 15(4) के अंडर में मिलता है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस के लिए बताया गया है आर्टिकल 15 में। फिर जितने भी हम एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो हमें सर्विसेज में जो एम्प्लॉयमेंट है आर्टिकल 16 के अंडर में मिला है। आर्टिकल 16(4) है, आर्टिकल 16(3) है, उसमें शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद में आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 16 है जो बात करता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 है जो अबॉलिशन अनटचेबिलिटी जो वो आपके नाम के सामने लगा सकते हैं। उसके बाद में फ्रीडम है। आज हम देख रहे हैं कि देश भर से हम दिल्ली में आके बसे हुए हैं, हम हमारी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर खुलेआम मतलब जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये सारे फ्रीडम जो है मुझे आपको हम समय आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19(1)(a) से आर्टिकल 19(1)(f) तक के हमें फ्रीडम दिए गए हैं, आज़ादी दी गई है। हम जो चाहे वो हमें जो सही लगता है वो हम बोल सकते हैं, हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उसी आर्टिकल में दिए गए हैं कि हम कुछ भी गलत बात नहीं कर सकते, किसी की धार्मिक भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचा सकते, या फिर देश की एकता को खंडित नहीं कर सकते, इस तरह के हम भाषण नहीं कर सकते। तो इस तरह के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे दिए हैं। आज हम देखिए सारे एक साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो पहले हमें एकजुट होने के अधिकार भी नहीं थे। यह हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर, तो यह संस्था भी जो है यह संस्था बनाने के अधिकार आर्टिकल 19 में हमें दिए गए हैं। हम आज देख रहे हैं कि किसी भी भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको कोई वीज़ा नहीं लगता, कोई परमिशन नहीं लगती, तो पूरे देश में कहीं पर भी घूमने की आज़ादी आपको आर्टिकल 19 देता है। कहीं पर भी रहने की, प्रॉपर्टी खरीदने की आज़ादी आपको आर्टिकल 19 देता है कि आप देश के किसी भी कोने में जाकर आपकी प्रॉपर्टी खरीदी है आप इंडिया के टेरिटरी में। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ एरिया है जो आदिवासियों के लिए वगैरह सुरक्षित किए गए, तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो अदरवाइज बाकी आप पूरे देश में कहीं पे भी चली जाइए, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। उसी के साथ में हमें पता है कि जाति के आधार पर हमें एक काम से जोड़ा गया था और हमारे हिस्से में मेनली गंदा काम आता था, और उस जाति में अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें अधिकार नहीं था कि उस काम के अलावा हम कोई और काम करें। तो हम जो भी आज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम प्रोफेशनल बने हैं, हम बिजनेसमैन बने हैं और हम अच्छे अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो चाहे वो कर रहे हैं। तो ये सब करने की आज़ादी भी हमें आर्टिकल 19(1)(f) में मिली है। तो आर्टिकल 20 भी हमें गलत तरीके से हमें कोई अरेस्ट ना कर ले, इसके लिए हमें प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20। फिर आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसके कारण हमें काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। राइट टू लाइफ डजंट मीन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, इट मीन्स कि हम ऐसी ज़िंदगी जिए कि जिसमें हमें प्रगति के मार्ग हमारे लिए खुले हो और हम प्रगति कर सकें, ऐसा एनवायरनमेंट हमें मिले। तो सिर्फ ज़िंदगी का मतलब जीने का अधिकार है, तो जानवरों जैसे जीने का अधिकार नहीं है, तो हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो वह अधिकार हमें आर्टिकल 21 प्रदान करता है। आर्टिकल 21(a) राइट टू एजुकेशन। साथियों, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो संविधान में बाबा साहब ने राइट टू एजुकेशन जो ये आर्टिकल है यह फंडामेंटल राइट में दिया था, और बाबा साहब ने कहा था कि 14 साल तक का हर बच्चा 14 साल तक का हर बच्चा उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। लेकिन बाबा साहब की इस मत पर काफ़ी विरोध किया गया और यह कहा गया कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि सबको हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दें। लेकिन बाबा साहब को यह आश्वासन दिया गया कि हम 10 साल में इसको करेंगे। तो बाबा साहब ने वो क्लॉज जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला था, जिसमें बताया गया था कि 14 साल तक के हर बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दिया जाएगा, यह संविधान लागू होने से 10 साल के अंदर। लेकिन साथियों 2002 तक मतलब 52 ईयर्स हो गए, फिर भी इस देश में शिक्षा का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया, और इस देश की सरकार ने कभी भी इस देश के बच्चों को एजुकेशन फ्री और कंपलसरी करने का काम नहीं किया। फिर एंड ऑफ द डे मीन्स फाइनली सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने पड़े। उसके बाद में 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई और 2002 में शिक्षा का अधिकार जो है वो हमें मिला, और अभी 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा
निःशुल्क और अनिवार्य की गई है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अभी भी 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है, एज अ फंडामेंटल राइट नहीं मिला है। 6 से 14 साल तक के तो बच्चों को दे दिया, लेकिन बाकी के मतलब 6 साल तक बच्चे क्या करेंगे? 6 साल के बाद कौन सा बच्चा अचानक से किताब हाथ में लेके पढ़ने लगेगा? तो उसके पहले भी उनको देना चाहिए। उसके बाद में फर्दर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्ट किया गया है, हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया गया है, और उसके साथ ही जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं उससे हमें प्रोटेक्शन दिया गया है। फिर हमें रिलीजियस राइट दिए गए हैं कि हम जो चाहे वो रिलीजन प्रोपोगेट कर सकते हैं ना, उसका प्रचार कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी सोल ऑफ इट, अगर यह इंसान का शरीर है तो इंसान में जो जान होती है ना, तो वह जान वैसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जान है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जो भी अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान के अंतर्गत दिए हैं, पार्ट 3 के अंतर्गत दिए हैं, उन अधिकारों का यदि हनन होता है तो हम सीधा देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हम करवा सकते हैं। वो राइट जो है हम उसे हम इम्प्लीमेंट करवा के उसका उपभोग ले सकते हैं। तो इस तरह से यह फंडामेंटल राइट्स हुए। साथियों, बाबा साहब इस देश को जब संविधान देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके आखिरी स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में 26 जनवरी 1950 से ये देश एक आज़ाद देश होगा। और बाबा साहब कहते हैं कि ऑन द 26th day of January 1950 we will be contradictions। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शंस थी? बाबा साहब कहते हैं कि संविधान के माध्यम से मैंने इस देश में राजनीतिक समता तो स्थापित कर दी है, लेकिन यह संविधान लागू होने के बाद में इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी जो बनी हुई है वो हमें जल्द से जल्द खत्म करनी है। तो बाबा साहब कहते हैं यदि हम इस देश की सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी जल्द से जल्द खत्म नहीं करते हैं तो वह दिन दूर नहीं होगा कि ये सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी से पीड़ित लोग इस देश के राजनीतिक लोकतंत्र जिसकी रचना हमने इतनी मेहनत से की है उसको उद्ध्वस्त कर देंगे। तो बाबा साहब इस तरह से हमें वार्निंग देते हैं कि हमें इस देश में जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो हमें इस्टेब्लिश करनी है। तो साथियों, बाबा साहब ने हमें सब अधिकार दिए, जो बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए हैं, तो यह अधिकारों के साथ में हमारे साथ में जिम्मेदारियां भी दी हैं। तो हमें उन जिम्मेदारियों को भी निभाना है, और उन जिम्मेदारियों को निभाने में जब हम असफल रहते हैं तब हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं उनमें से अधिकार जो है वो छीनते जा रहे हैं। तो वह चीज़ भी हमें समझनी है। बाबा साहब क्लियरली कहते हैं कि भारत देश का संविधान जो है वो बुद्ध के तत्वों पर बनाया गया है, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय, इन तत्वों पर आधारित बनाया गया है, और यह तत्व उन्होंने बुद्ध से लिए हैं। और साथियों, बाबा साहब उनके आखिरी भाषण में कहते हैं, जो बाबा साहब के लाइफ का आखिरी भाषण है जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि अब यह घड़ी आ गई है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? कि आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको एक तो धर्म चाहिए या इस देश का संविधान चाहिए, क्योंकि धर्म और इस देश का संविधान यह दोनों एक साथ में नहीं चल सकते। ईदर यू हैव टू चूज, इसमें से आपको एक चुनना है। तो साथियों देखिए, जब बाबा साहब इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर बनाते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, और एक तरफ बाबा साहब कहते हैं कि आपको धर्म चुनना है या संविधान चुनना है, इसका मतलब यह है कि संविधान ही बुद्धिज्म है। तो साथियों, हमें इस देश के संविधान को कार्यान्वित करना है। कार्यान्वित करने के लिए हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बाबा साहब ने हमें कहा था 24 सितंबर 1944 को कि हमें इस देश का शासक बनना है। इस देश का शासक बन के इस देश की व्यवस्था हमारे हाथ में लेकर इस देश का जो संविधान का उद्देश्य है कि इस देश के हर नागरिक को समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय प्रदान करना, तो वो जिम्मेदारी इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग की है। वह हमें हाथ में लेकर इस देश में समता, स्वतंत्र और बंधुत्व न्याय स्थापित करना पड़ेगा। तो इस मौके पर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम सभी इस दिशा में काम करेंगे, और मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।
सभी का इस मंडप में जो विराजमान हैं सभी भाइयों बहनों का पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग शांति से बैठे हैं और हमारे स्पीकर्स। आज ही का दिन ऐसा है कि हम थोड़ा सा समय दे सकते हैं और एक खुशी का दिन ये है कि आज तो बाबा साहब की जयंती है ही, लेकिन ये संस्था का अपना कार्यालय यहाँ पर आपके सम्मुख है, आपके सहयोग के काम किया वो आपके सामने आए, आप देख सके और आप भी खुश हो सके और हमें प्रोत्साहन दे सके, हमें प्रेरणा दे सके। यह उद्देश्य हमारा लगभग सफल हुआ है ऐसा मुझे लगता है। और जिन्होंने ऊपर जाके कार्यालय नहीं देखा है वो देखें। पाठीवर आहे दप्तरांचे ओझे, तापत्या उन्हाने जडते पाय माझे, हा भयान वारा तन माझे भाजे, घाम थेंब गडती लई ताजे ताजे, येऊ द्या दया हो मज वासराची, घ्या मला घ्या मला घ्या मला, गाडीत घ्या हो मला मला, गाडीत घ्या हो मला, थांबा हो थांबा गाडीवाले दादा, आहे एकटा मी, भीम माझे नाव, राहिले दूरवरी माझे गाव, गाडीत घ्या हो मला मला, गाडीत घ्या हो मला, थांबा हो थांबा गाडीवाले दादा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मी बाबासाहेबांना शतश नमन करतो आणि उपस्थित सर्व बांधवांना बहिणींना जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। विशेष म्हणजे माझा नंबर काफी शेवटी आलेला आहे बोलण्यासाठी, तसं बोलायचं नव्हतं मला ॲक्च्युली। आमच्या अध्यक्ष मॅडम आणि आमचे गणमान्य व्यक्ती आले होते त्याच्यामुळं माझा कमी चान्स होता, तरी पण मी आता बोलतो दोन शब्द। ॲक्च्युली दरवर्षी जे आपण ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेअर सेंटरचा कार्यक्रम संसद मार्गावर करत होतो, पण यावेळेस आपण जाणून आपल्या कार्यालयाच्या परिसरामध्ये हा कार्यक्रम घेतला। याचा मुख्य हेतू हाच होता की आपलं स्वतःचं सन्माननीय बंधू आणि आमचे समाज बांधव यांच्या सहकार्याने आपण घेतलेलं आहे, त्यांचं पण दर्शन सगळं बांधवांना व्हावं हाच मुख्य उद्देश होता। त्याच्यामुळं हा कार्यक्रम आम्ही यावेळेस आमच्या सेंटरच्या कार्यालयात घेतलेला आहे। याच्यानंतर आपण पुढला कार्यक्रम एज इट इज संसद मार्गावर घेऊ। सर्व सदस्यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो, स्वागत करतो। आणि आता आमचा एक छोटा गायक आलेला आहे, मिस्टर सहारे मास्टर। बाबा साहेब के चरणों हम शीश झुकाते हैं, जयकार दिल में नफरत को मिटाते हैं, बाबा साहेब के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। संविधान है हमको दिया, फिर जगत में फूल खिला। संविधान है हमको दिया, फिर
जिसे प्यार करे आपस में